कभी सोचा है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों का भविष्य कैसा होगा? एक ऐसा भविष्य जहां हर चीज के लिए पावर हो, वो भी बिना रुके। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही ऐतिहासिक बिल की जो इस पूरी तस्वीर को बदलने जा रहा है। इसका नाम है शांति विधेयक 2025 और ये बिल भारत के परमाणु भविष्य को एक नई परिभाषा देने वाला है। तो ये सिर्फ बिजली की बात नहीं है, ये असल में भारत की तरक्की की कहानी का एक नया अध्याय है। एक ऐसी कहानी जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की स्याही से लिखी जाएगी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, शांति विधेयक सिर्फ एक नया कानून नहीं है, ये भारत की आज की जरूरतों और कल की उम्मीदों का एक तरह से जवाब है। इस बिल की रूह, या कहें कि इसका दिल, इसकी प्रस्तावना में ही मिल जाता है और ये सीधे विकसित भारत के सपने से जुड़ता है। मतलब एक ऐसा भारत जिसे अपने विकास के इंजन को चलाने के लिए लगातार, साफ और भरोसेमंद ऊर्जा चाहिए। इस कानून के पीछे कई ठोस कारण हैं। सोचिए, आज की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर पर चल रही है। इन्हें 24 घंटे 7 दिन बिना रुके पावर चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी ये पावर दे सकती है। इसके अलावा ये बिल भारत के एक छुपे हुए खजाने यानी थोरियम को इस्तेमाल करने का रास्ता भी खोलता है। और एक सबसे जरूरी बात, ये क्लोज्ड फ्यूल साइकिल को बढ़ावा देता है। अब ये क्या है? आसान शब्दों में इसका मतलब है न्यूक्लियर फ्यूल का पूरा इस्तेमाल करना और कचरा कम से कम पैदा करना। मतलब एक स्मार्ट और टिकाऊ अप्रोच। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो ये बिल लाने वाला है। ये एक ऐसा गेम चेंजिंग कदम है जो भारत की कई दशकों पुरानी परमाणु नीति को एक बिल्कुल नई दिशा दे रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, अब तक यानी कई दशकों से भारत में परमाणु ऊर्जा का सेक्टर एक बंद किले जैसा था। एक ऐसा किला जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास थी। लगभग हर परमाणु संयंत्र सरकारी कंपनी ने ही बनाया और ऑपरेट किया है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। वो किला अब खुलने जा रहा है। शांति विधेयक निजी कंपनियों के लिए भी दरवाजे खोल रहा है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर भारत के परमाणु भविष्य को आकार देंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस नई दौड़ में शामिल कौन-कौन हो सकता है? बिल का क्लॉज 3 साफ कहता है कि सरकारी कंपनियों के साथ-साथ अन्य भारतीय कंपनियां भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसका सीधा मतलब है निजी क्षेत्र का स्वागत है। सोच ये है कि इससे सेक्टर में नया निवेश, नई तकनीक और नए विचार आएंगे। अच्छा, जब भी हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो एक सवाल सबसे पहले मन में आता है, सुरक्षा यानी सेफ्टी। जब इस मैदान में नए खिलाड़ी आएंगे तो सेफ्टी का क्या होगा? चलिए देखते हैं कि ये बिल इस सबसे बड़ी चिंता को कैसे दूर करता है। और ये एक जायज सवाल है जो हर किसी के मन में आएगा कि जब निजी कंपनियां परमाणु संयंत्र चलाएंगी तो इस बात की निगरानी कौन करेगा कि सुरक्षा के साथ जरा सा भी समझौता ना हो? इसका जवाब है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB। अब देखिए, ये संस्था पहले से मौजूद है, लेकिन ये बिल इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली और स्वतंत्र बना रहा है। AERB ही वो सेफ्टी वॉचडॉग होगा जो हर किसी पर, चाहे वो सरकारी हो या निजी, सुरक्षा के मामले में नजर रखेगा। तो AERB करेगा क्या? इस बिल के तहत इसे कई जरूरी जिम्मेदारियां दी गई हैं। आसान भाषा में समझें तो ये बोर्ड ही तय करेगा कि कौन सा संयंत्र सुरक्षित है, सुरक्षा के नियम क्या होंगे, यहां तक कि कर्मचारी और आम लोग कितने विकिरण के संपर्क में आ सकते हैं, इसकी सीमा भी यही तय करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि हर नियम का पालन हो और अगर कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी करेगा। चलिए अब उस सेफ्टी नेट की बात करते हैं जो किसी अनहोनी की हालत में सबको बचाने के लिए बनाया गया है। अगर ईश्वर न करे कोई दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? शांति विधेयक इस सवाल का बिल्कुल साफ साफ जवाब देता है। हाँ, ये सवाल थोड़ा डराने वाला है, लेकिन इस पर बात करना बहुत जरूरी है। अगर कोई परमाणु दुर्घटना हो जाए तो उसके बाद क्या? लोगों के नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? सबसे पहले तो कानून ये साफ करता है कि परमाणु क्षति का मतलब क्या है, और ये सिर्फ जान माल के नुकसान तक ही सीमित नहीं है। इसमें पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का खर्च और लोगों की रोजी रोटी पर पड़े असर को भी शामिल किया गया है। इसके लिए बिल एक 3 स्तरीय सिस्टम यानी 3 स्तरों वाला सुरक्षा कवच बनाता है।
पहली जिम्मेदारी सीधे उस कंपनी की होगी जो संयंत्र चला रही है, यानी ऑपरेटर की। कानून के मुताबिक उसे इसके लिए बीमा करवाना जरूरी होगा। लेकिन अगर नुकसान इतना बड़ा है कि बीमा के पैसे भी कम पड़ जाएं, तब आगे आती है तीसरी और सबसे बड़ी सुरक्षा की परत, सरकार। तो कंपनी की जिम्मेदारी कितनी होगी? कानून के हिसाब से ये 300 मिलियन एसडीआर तक है। अब मन में आ रहा होगा कि ये एसडीआर क्या चीज़ है। तो देखिए, इसे आप एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा समझ सकते हैं, जिसकी कीमत दुनिया की बड़ी मुद्राएं मिलकर तय करती हैं। और ये वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। और यही इस पूरे सुरक्षा जाल का सबसे मजबूत धागा है। कानून में साफ लिखा है कि अगर किसी दुर्घटना में नुकसान कंपनी की सीमा से ज्यादा हो जाता है, तो बाकी सारे नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। ये एक तरह से जनता के लिए एक आश्वासन है, एक सरकारी गारंटी। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये विधेयक भारत के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक नए भविष्य की तरफ एक बड़ा और हिम्मत भरा कदम है। अगर हम शांति विधेयक 2025 को आसान शब्दों में समझें, तो इसकी 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला, ये भारत के परमाणु क्षेत्र को निजी निवेश और नवाचार के लिए खोलता है। दूसरा, ये AERB के जरिए सुरक्षा पर सख्त निगरानी रखता है। तीसरा, ये जनता को बचाने के लिए एक साफ बहुस्तरीय देयता प्रणाली बनाता है। और चौथा, इसका मकसद भारत की तरक्की के लिए स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा देना है। ये विधेयक भारत को अपने 3 बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है: ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करना और एक स्वच्छ और हरे भरे भविष्य का निर्माण करना। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि शांति विधेयक एक नए परमाणु युग के लिए भारत का खाका है। एक ऐसा खाका जो तरक्की को सुरक्षा के साथ संतुलित करने की कोशिश करता है। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या भारत का ये नया परमाणु दौर अपनी महत्वाकांक्षा और सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बना पाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन हाँ, ये विधेयक उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उम्मीद भरा कदम जरूर है।